हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। दिस इज रवि। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। सीटेट जुलाई 2019 में पूछे गए पर्यावरण अध्ययन और शिक्षा शास्त्र के प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। लेकिन विश्लेषण करने से पहले हम अपनी इस क्लास की शुरुआत इस मोटिवेशनल स्पीच से करेंगे कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक सोचा नहीं। मतलब दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है, लेकिन उसके लिए हमें कठिन परिश्रम, मेहनत और लगन की ज़रूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम नहीं कर पाते, हम में से अधिकांशतः, कि हम किसी चीज़ के प्रति रेगुलर नहीं हो पाते हैं, और उसके लिए रेगुलरिटी बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी बड़ा सा एग्ज़ाम आप रेगुलरिटी और हार्ड वर्क के दम पर बड़े सरलता और सहजता से निकाल सकते हैं। सीटेट का एग्ज़ाम तो आपके सामने बहुत ही छोटा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अब ये प्रश्न कराने के लॉजिक क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि पहली बात, हमारे पास काफ़ी कम समय बचा है और काफ़ी कम समय में हमें अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। अब स्कोर तभी हो पाएगा जब हम चीज़ों को, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको हम कवर कर पाएँ। अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है, जहाँ तक मैंने विश्लेषण किया है उसमें मुझे ये पता चला है कि सीटेट का पेपर अगर आपके अंदर बहुत ही बेहतर समझ है तो आप समझ के आधार पर बिना इन्वायरमेंट का किताब छुए हुए आप उसमें से 30 से 40% तो आप समझ से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपके बचते हैं वो आपके फैक्चुअल पर आधारित होते हैं, और कुछ क्वेश्चन जो आपके होते हैं फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों चीज़ों पर आधारित होते हैं। अब ये इसको कराने के पीछे ये लॉजिक है कि आपको इससे ये सहजता मिलेगी कि आपको पहली बात, आपको समझ बेहतर बनानी है कि आपके रीडिंग मतलब आपकी कंसेप्चुअल चीज़ें बढ़ानी है या आपको चीज़ें रटनी है। दूसरी, आपको ये समझ इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाएगी कि आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है और किन टॉपिक्स पर कम ध्यान देना है। ठीक है, तो हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है, ये प्रश्न देखा जाए तो आपकी समझ का प्रश्न है। अगर आप पर्यावरण अध्ययन आपने पढ़ा भी नहीं है तो आप इसको समझ करके प्रश्न को बड़ी आसानी से सरल कर सकते थे, जिन्होंने 2019 जुलाई का पेपर दिया था। पहला जो प्रश्न है, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में काफ़ी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह से सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों को चुनिए। अब ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक समझ का प्रश्न है। आप चाहें तो इसको बड़ी सरलता सहजता से कर सकते थे। इसमें ये बताया गया है कि बुजुर्ग तो जो हमारे बड़े होते हैं वो बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। उन चीज़ों में आपने भी सुना होगा कि 25 से 30 साल पहले कुओं में पानी रहता था, अक्सर तालाबों में अक्सर पानी रहता था, लेकिन इस समय अब क्यों सूखते जा रहे हैं, क्या कारण है? आपने भी आस परिवेश में अपने देखा होगा। तो चलिए हम पहले इन कारणों को टटोलने की कोशिश करते हैं। पहला जो आपका प्रश्न का आंसर ये दिखने को मिलता है कि जिन झीलों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता है अब वहाँ नहीं है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें 1 2 3 4 में ABCD इस तरह का क्रम दिया गया है। तो इसमें से मतलब कहने के सेंस है कि एक भी कोई प्रश्न, मतलब एक ऑप्शन केवल नहीं सही होगा, मोर देन 1 सही होगा। ठीक है, तो हम इसमें इसके सही कारणों को टटोलने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सही कारण देखा, पहला अगर बताएं तो जिन झीलों में वर्षा का पानी या जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहाँ नहीं है। अब अपने आप दिमाग से समझिए कि आसपास के तालाब और झीलों में अगर वर्षा का पानी इकट्ठा जहाँ हो रहा था वहाँ नहीं है, तो सीधे से बात है, अगर नहीं होगा तो जो भी मिट्टी आसपास की मिट्टी होगी उनमें नमी नहीं रहेगी, आर्द्रता नहीं रहेगी। अगर नमी नहीं रहेगी तो कुआं जो होता है पानी का अवशोषण कर नहीं पाएगा, क्योंकि कुआं जो है कहीं बाहर से तो पानी लाता नहीं है, या तो वर्षा का पानी रहता है या तो आसपास की जो नमी युक्त मिट्टी होता है उससे जो पानी मिलता है उसका पानी उसमें रहता है। ठीक है, तो देखा जाए जो पहला आपका आंसर है तो ये तो इसके बेस पर देखा जाए तो आपका एक क्या ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम अगर बी में देखने की कोशिश करें तो बी देखें तो बी ये है कि पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की ज़मीन अब कोल तार सीमेंट से ढक गई है।
अब कहने का सेंस ये है कि अगर कोई आसपास कुआं है, अगर उससे के आसपास के क्षेत्र में अगर सड़कें बना दिया जाए, है ना, उसको कोल तार से ढक दिया जाए आसपास के क्षेत्र को, तो सीधी सी बात है, फिर वही लॉजिक कि उसमें जो मिट्टी होगी उसमें आर्द्रता रह नहीं पाएगी, और आर्द्रता नहीं रहेगी तो जो कुआं जो सोखता है पानी, पानी सोखने की क्षमता उसमें कहाँ रह जाएगी, नहीं रह पाएगी, है ना। तो कुआं फिर सूखने लगेगा, मतलब कुएं में फिर पानी की कमी हो जाएगी। तो आसपास के सीमेंट और कोल तार होने के कारण कुआं होने के ये भी एक संभावित कारण है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों क्या है आपके सही है। तो ए और बी आपके दोनों क्या हो रहे हैं, सही है। सी देखा जाए तो कुओं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं, है ना, कि कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं। अब ये कोई लॉजिक, ये जो आपका देखा जाए, आपका ये जो कथन स्टेटमेंट है, ये पहली बात इरेशनल है, मतलब तर्कहीन है, इसके अंदर कुछ उतनी इम्पोर्टेंट तर्क नहीं है, क्योंकि इसका जो वाक्य का सेंस ये नकारात्मक है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता, मतलब कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियाँ लगी हैं, इससे मतलब नहीं कुओं का कोई उपयोग करता है या नहीं करता है। लेकिन आसपास के क्षेत्र में अगर मिट्टी की अगर नमी या आर्द्रता की कमी होगी मिट्टियों में, सीधे सी बात कुआं भी क्या होगा, सूखने लगेगा। तो इस बेस पर देखा जाए ये ऑप्शन आपका क्या होता है, गलत होता है ना, रॉन्ग है। तो ये चीज़ है। तो इस सेंस में देखा जाए तो सी आपका ऑप्शन गलत हो रहा है। डी देखा जाए तो भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगे गए हैं। अब ये बहुत ही आसान है, आप बड़े सरलता से इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये बताया गया है कि अगर मान लीजिए कहीं पर कुआं है, ठीक है, और वहीं पर आसपास क्षेत्र में हम ढेर सारा वो लगवा दें, मोटर पंप या कई सारे समरसेबल्स लग जाएं या अन्य चीज़ें लग जाएं, तो क्या होगा कि वहाँ पर जो कुओं का पानी होगा, जो भी मिट्टी की नमी होगी उसको भी वो सोखने लगेगा, क्योंकि जो समरसेबल्स या जो मोटर चालित पंप हैं वो पानी कहाँ से लाते हैं, ज़मीन से ही लाते हैं। तो सीधी सी बात है, कुआं क्या होने लगेगा, सूखने लगेगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब आपको मिलता है वो क्या है, थर्ड नंबर ए बी डी। ठीक, अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। उसमें ये बताया गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया है, ठीक है, क्यों नहीं रखा गया, इसके पीछे बताया गया है। अब इसका प्रश्न को समझिए। पहला प्रश्न देखिए आपका कितना कंसेप्चुअल था, समझ का था, आप आराम से उसको कर सकते थे। दूसरा प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया। क्यों नहीं रखा गया, मतलब जो भी संकल्पनाएं हैं पर्यावरण में, जो भी मुद्दे हैं, संकल्पना का सेंस है जो भी उसके संकल्पनाएं हैं, जो भी उसकी इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, जो घटनाएं घटित होती हैं पर्यावरण में, उसको सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के रूप में क्यों नहीं रखा गया। तो पहले इसका ऑप्शन है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। सीधी सी बात है ना कि इस आयु के वर्ग के बच्चे क्या होंगे, अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। उनको विज्ञान सामाजिक विज्ञान से क्या मतलब है, वो हर एक चीज़ों को क्या देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत देखते हैं, है ना। या ये कहते हैं, ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अध्ययन एक क्या व्यापक विषय है। तो इस सेंस में देखा जाए तो इसमें केवल 4 ही ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में देखा जाए तो आपका ये क्या हो जाता, आपका आंसर क्या है, ये राइट हो जाता है ना। तो देखा जाए ये आपका प्रश्न क्या है, सही है। तो 62 का आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, इस कारण से पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया, उसको पर्यावरण अध्ययन के ही अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, ये इसका सबसे अच्छा लॉजिक बैठता है। ये भी एक आपका क्या है, समझ का प्रश्न है। ठीक है, अब ये शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है, शिक्षण अधिगम से इससे कोई लेना देना नहीं है ना, अच्छी युक्ति है। तो यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है, पाठ्यक्रम के भार का कोई इसमें तर्क नहीं है। सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम किसी प्रकार से निर्धारित किया गया है, यहाँ पर भी इसका कोई मतलब तर्क नहीं उठता है। ठीक है, एनसीएफ 2005 आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसके बाद देखा जाए तो दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं। अब देखा जाए तो ये भी आपका ये आपका एक फैक्चुअल प्रश्न है, ये आपका फैक्ट है। ठीक है, लेकिन ये कंसेप्चुअल बनाया जा सकता है। रीजन क्या है, रेत के टीले। अगर रेत, रेगिस्तान वगैरह
अगर कहीं पर ज़्यादा नाम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एक ऐसा रेगिस्तान एरिया है जहाँ पर पानी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो आपका लॉजिक बैठता है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें अब आपको दिमाग में रखनी भी पड़ेगी कि रेत के टीले कहा जाता है, कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है आपका आबू धाबी, है ना। आबू धाबी कहाँ है, ये संयुक्त अरब अमीरात, आपने नाम सुना होगा, UAE, उसके क्या है, ये राजधानी है। तो ये उसका जो है वहीं पर पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं जिसके कारण रेत के एक टीले का निर्माण होता है। मतलब बड़े बड़े जानते हैं, जब रेत जब उड़ता है तो उसका एक समूह बन जाता है, वही रेत के टीले कहलाते हैं। तो रेत के टीले कहाँ पाए जाएंगे, आबू धाबी। इसके साथ आपका एक लाइन ये भी जुड़ रहा है कि ये UAE की क्या है, राजधानी है, संयुक्त अरब अमीरात की क्या है, राजधानी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, आबू धाबी। ठीक है, 64 क्वेश्चन में चलते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में के उपविषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है। तो इसमें ये बोला गया है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में, अब ये पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, आप पाठ्यक्रम के बारे में जानते होंगे, है ना। तो जो भी पर्यावरण अध्ययन का जो पाठ्यक्रम है, उसके पाठ्यक्रम में विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया, क्यों किया गया है ना। तो हमें इसको सोचना पड़ेगा। पहला जो है बच्चे, पहली बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये मैं आपसे करना चाहूँगा कि कितने थीम है पर्यावरण अध्ययन में। तो पर्यावरण अध्ययन में देखा जाए तो आपके मुख्यतः जो देखा जाए तो आपके 6 थीमों में क्या किया गया, उसको विभाजित किया गया और उसमें आपके अध्ययन के दृष्टिकोण से। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका है बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। दूसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतः संबंधी समझ के विकास के लिए। उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए। अब इसको क्यों रखा गया, ये पूछा कि उपविषयों के स्थान पर थीम को क्यों रखा गया, जो 6 थीम रखे गए क्यों रखा गया है। तो पहला आपको बताया गया कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि करने के लिए। ये आपको जो बता रहा है कि बच्चों के परिवेशीय बोध में वृद्धि के लिए। तो पर्यावरण अध्ययन के सीधे से इसका मतलब टारगेट ही होता है, एक लक्ष्य होती है पर्यावरण अध्ययन का, कि बच्चों को वो परिवेशीय जो भी उसके मुद्दे होते हैं उसका क्या कराता है, बोध कराता है, उसकी जानकारी देता है। ठीक है, दूसरा, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतः संबंधित समझ के विकास के लिए, है ना। अब इसमें आपको ये देखना है, थीम और विषयों के बीच में लड़ाई देखनी है। मतलब उपविषय थीम में थीम ही क्यों रखा गया है, आपको थीम को लेकर चलना है। इसलिए रखा गया है क्योंकि आप, ताकि जो बच्चे से संबंधित जो भी चीज़ें हैं या उन आसपास की जो सोच समझ रखते हैं उनके बारे में उनको अच्छे से जानकारी मिले। जैसे हमने थीम में भोजन रखा है, थीम में हमने पानी, आवास रखा है, यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ें रखे हैं। तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे तर्क क्या है, इसके पीछे तर्क यही है ना कि हम जो स्थानीय परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए हैं उनके अंतः संबंधित, मतलब जो भी उसकी डेप्थ जानकारी है, उसकी जो समझ है, उसके बारे में हम क्या करना चाहते हैं, उसको समझ को प्राप्त करना चाहते हैं। तो जिसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है। तो इस सेंस में देखा जाए, और तीसरा देखा जाए, उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है। ये तो तर्कहीन है, इसका कोई मतलब लॉजिक नहीं बैठता है कि उपविषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। उपविषय के भी रोल अपना ही उतना महत्व रखता है जितना थीम का। लेकिन थीम उपविषय में ये अंतर है कि थीम डायरेक्ट लक्षित करता है किसी भी अंतर संबंधित विषय वस्तु के प्रति जो हमारे परिवेश से एकदम से जुड़े रहते हैं। चौथा, पर्यावरण अध्ययन में पाठों को कम करने के लिए, ये तो एकदम से ये भी तर्कहीन है, इसका ऑप्शन है। तो इस सेंस में देखा जाए तो 64 आपका जो प्रश्न आपके सामने आया था जुलाई 2019 सीटेट के पेपर में, ये भी एक समझ का प्रश्न है, इसको भी आप समझ के आधार पर कर सकते थे। तो इसका आंसर क्या है आपका, दूसरा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम देखते हैं, तो अगला जो प्रश्न है आपका 65 कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है। अब देखिए, थीम से आपके 2 प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, पहला एकदम समझ वाला प्रश्न है, दूसरा आपका थोड़ा फैक्चुअल है, इसको आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आती, मतलब आपको ये चीज़ें आपको दिमाग में आ रही होंगी कि
कि आपको पर्यावरण अध्ययन उसके विषय और थीमों, मुख्यतः उसके जो थीम है, 6 थीम, उसको पढ़ना बहुत जरूरी है कि इससे संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन में एनसीएफ 2005, आप जानते होंगे एनसीएफ 2005, मैंने अपना एक वीडियो भी डाला एनसीएफ 2005 के बारे में। तो इसमें जो है 6 थीमों में जो कक्षा 3 से 5 तक के बच्चे हैं उनके लिए पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में क्या किया गया था, बांटा गया। कितने थीमों में बांटा गया? 6 थीमों में बांटा गया है। उसमें हमें ये देखना है कि किन थीमों को आपको क्या करना है, 6 मुख्य थीमों में से कौन सा नहीं है। ठीक है, पहला है आवास, आवास आपका है कि नहीं है, ये चीज़ें हैं। दूसरा आपका हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, है ना, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तीसरा काम और खेल। चौथा है भोजन। तो आपका देखा जाए तो आपका आवास है ना, आवास जो थीम है वो है ना। हम चीज़ें कैसे बनाते, ये भी 6 मुख्य थीमों में है। भोजन, ये भी 6 मुख्य थीमों में है। तो कौन सा नहीं है? काम और खेल, है ना। तो इस सेंस में देखा जाए तो आपका आंसर, इसका राइट आंसर जो होगा कि हम काम और खेल, पर्यावरण अध्ययन के 6 मुख्य थीमों में काम और खेल आपका उसमें उत्तर नहीं है। ये आपका फैक्चुअल के साथ साथ कंसेप्चुअल है। कंसेप्चुअल का मतलब है समझ पर आधारित है। इसके पहले समझ पर प्रश्न था, अगर आप उसको समझ पढ़े होते, अध्ययन किए होते उसके बारे में, तो ये क्वेश्चन आपका आसानी से आस्था से आप कर लेते। ठीक है, फिर हम 66 प्रश्न में चलते हैं या 6वां प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है। मतलब इसमें क्या सच है? कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों जो आपका देखा जाए, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। दूसरा, कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है। पहली बात, ऑप्शन 2 एकदम से गलत कर दीजिए, एकदम से गलत इसका आंसर है। ठीक है, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में केवल गणित और भाषा की क्या चलती है, किताबें चलती हैं। ठीक है, तीसरा आपका है कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। फिर 1, 2 जब पर्यावरण है ना। चौथा, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें चारों में से हमें एक प्रश्न क्या करना है, इसका आंसर देना है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन, जो भी मुद्दे हैं, जो भी संबंध हैं, आप लोग जानते होंगे कि इसका जो विवरण दिया गया है वो भाषा और गणित के माध्यम दिया रहता है। किसी भी माध्यम दिया रहता है। 2 विषय आप देखते होंगे अक्सर कि भाषा और गणित की किताब चलती है ना। कक्षा 1 और 2 में कौन सी किताब चलती है? भाषा और गणित की किताब चलती हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि जो भी पर्यावरण के मुद्दे भी होते हैं, जैसे मान लीजिए चित्रों के माध्यम से, गणित में आपने देखा होगा चित्रों के माध्यम से, भाषा में चित्रों के माध्यम से। ठीक है, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन के संबंधित कोई मुद्दा हो, उसको हम क्या करते हैं, भाषा और गणित के माध्यम से क्या कर देते हैं, दर्शा देते हैं। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, पहला होगा, क्योंकि हम भाषा कक्षा 1 और 2 में मुख्यतः जो किताबें चलती हैं वो भाषा और गणित की चलती हैं। तो उस सेंस में हम जो भी संबंधित मुद्दे होते हैं उनको भी हम भाषा और गणित के माध्यम से क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, मतलब उसके बारे में चीज़ों को बच्चों को बताते हैं। कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन को एक नए विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ये तो एकदम से गलत है, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन उसमें किताब ही नहीं चलती है। कक्षा 1 और 2 में एक विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने के लिए आसान नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे, अब ये आसान नहीं है, सरल नहीं है, कठिन नहीं है, इससे ये एकदम से तर्कहीन इसका उत्तर है, तो इसका आंसर नहीं होगा। चौथा, पर्यावरण अध्ययन में संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। अब ये देखिए, जो भी संबंधित मुद्दों संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता, अब ये भी आपका थोड़ा एप्रोप्राइट मतलब उपयुक्त उत्तर था, लेकिन इससे ज़्यादा उपयुक्त आपका पहला वाला उत्तर है, क्योंकि इसमें भाषा केवल भाषा के द्वारा नहीं होता है, उसमें भाषा और गणित दोनों का महत्वपूर्ण रोल होता है। मतलब कोई भी संबंधित मुद्दा होता है, केवल भाषा के नहीं होता, उसमें भाषा और गणित। अगर मान लीजिए पहला ऑप्शन ना होता तो आप चौथा ऑप्शन क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे, लेकिन सबसे उपयुक्त उत्तर आपका क्या है, पहला। दूसरा तीसरा आपके एकदम से तर्कहीन उत्तर है, तर्क है ही नहीं उसमें, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक नए कोई विषय ही नहीं है। दूसरी बात,
विषय के रूप में। जब विषय नहीं है तो वह सरलना, समझना ना समझना वो अलग बात हो जाती है। ये भी एक समझ का प्रश्न था, इसको आप समझ के आधार पर कर लेते। ठीक है, अब 67 प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब पर्यावरण अध्ययन, हमें पर्यावरण को अच्छे से स्टडी करना है, उसके ज्ञान की रचना के लिए हमें किन किन चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होगी। पहले बच्चों की सक्रिय भागीदारी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों की सक्रिय भागीदारी तो होनी है, किसी भी चीज़ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला ऑप्शन आपका एकदम से क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ये भी आपका एक समझ का ही प्रश्न है, ये कोई फैक्चुअल प्रश्न नहीं है। आप इसको समझ के करते हैं तो बिना पढ़े ही आप पर्यावरण अध्ययन ऐसा कर पाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। दूसरा देखा जाए तो बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, है ना, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना। तीसरा है सी है, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। डी है, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, ए बी सी डी, है ना। तो ए तो एकदम से आपका सही है ना। तो पहला आंसर तो आपका क्या हो जा रहा है इससे गलत, केवल डी होगा नहीं, क्योंकि जिसमें जो भी उत्तर होगा उसमें ए जरूरी है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो केवल ए। अब केवल ए नहीं है ना, इसमें आपका देखा जाए तो कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना। अब पर्यावरण अध्ययन के लिए ज्ञान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ज्ञान की रचना के लिए, उसके ज्ञान की रचना करना है। ठीक है, मतलब व्यवहारिक चीज़ें सीखना है उसके बारे में। तो पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी, मतलब जो भी हम किताबी भाषा से बाहर निकल के जब हम निकलेंगे, व्यवहारिक रूप से उसका अध्ययन करेंगे, तो उसकी ज्ञान की रचना में उसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, किसकी, पर्यावरण अध्ययन की। तो ये आपका सी आंसर आपका एकदम राइट हो जाता है। ए और सी एकदम से कन्फर्म आंसर है। ठीक है, उसके बाद डी देखा जाए तो बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। तो ये भी सीधी सी बात है। अब पहली बात देखिए, ए डी किस में है, तो ए और डी, है ना, तो थर्ड वाले में है और फोर्थ वाले में है। तीसरे चौथे वाले में से कोई एक आपका उत्तर सही होगा। ठीक है, तो चौथे वाले में देखा जाए तो ए सी पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवार से जोड़ना, बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय ज्ञान संबंधित करना। तो सीधी सी बात है, जो भी उनका स्थानीय ज्ञान है, उनका जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसके विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना, संबंधित करना, ये भी पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो ये भी आप बड़ी आसानी से इसको उत्तर दे सकते थे। ये भी काफ़ी आपका सहज सरलता का क्या है, ये आपका प्रश्न है, ये एक समझ का आपका क्या है, प्रश्न है। तो आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कि 68 प्रश्न या 8वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति। अब ये भी आपका समझ का प्रश्न है, आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते थे कि पाठ्य पुस्तक का पठन जरूरी है, कि शिक्षक द्वारा व्याख्याएं जरूरी है, कि कक्षा निर्देशन जरूरी है, किससे कहानियाँ जरूरी हैं, है ना। तो अब इसमें क्या है कि इसमें ये बोला गया बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति, सबसे प्रभावशाली युक्ति। अब सबसे प्रभावशाली युक्ति का मतलब है आपको केवल युक्ति नहीं देखना, युक्ति तो फिर सभी हैं, पाठ्य पुस्तक का पठन भी बहुत ज़रूरी है, शिक्षक द्वारा जो व्याख्याएं वो भी बहुत ज़रूरी है, बच्चों के रुचि के लिए, उनके इंटरेस्ट के लिए, उनको जोड़ने के लिए, कक्षा निर्देशन भी बहुत ज़रूरी है, निर्देशन बहुत ज़रूरी है, किससे कहानियाँ भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे ज़रूरी क्या है, तो सबसे ज़रूरी इसमें आपको क्या लगता है, किससे कहानी, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा। कहने का सेंस ये है, ये भी प्रश्न आपको बहुत ही समझ का ही है, ये कोई आपका फैक्चुअल प्रश्न नहीं है। इसको आप अगर आपके अंदर समझ है तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है, हमें पढ़ाया जाता है किस्से कहानियाँ, क्योंकि किस्से कहानियाँ क्या होती हैं, एक रुचि पैदा करती हैं, एक आनंद पैदा करती हैं बच्चों के भाव में, और वो उस चीज़ के प्रति क्या लेते हैं, रुचि लेते हैं, किसी भी चीज़ को समझने के लिए वो चीज़ें उनके लिए क्या हो जाती हैं, सरल हो जाती हैं। इसलिए उनको कविताएं सुनाई जाती हैं, है ना, उनको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, और उससे संबंधित जो भी नैतिक शिक्षा मिलती है उसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, चौथा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। अब ये भी आपका क्या है, समझ का ही प्रश्न है। देखिए सीटेट में आपके लगातार समझ के प्रश्न आ रहे हैं,
एक दो प्रश्नों को छोड़ के, ठीक है। तो पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है ना, पहला ऑप्शन। कोई भी अध्ययन हो वो बाल केंद्रित नहीं हो सकता, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। उसमें दोनों का केंद्रण या तीनों केंद्रण लेके चलना पड़ेगा, है ना। दूसरा, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है ना। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है, ठीक है। सीधी सी बात है, पर्यावरण अध्ययन जो है वो बच्चों को क्या देता है, अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है ना। तो आस परिवेश की जो भी चीज़ें होती हैं तो बच्चे क्या करता है, सीख पाता है, बच्चा परिवेश को समझ पाता है। तो आप कहिए क्या है, उत्तर सही है कि पर्यावरण अध्ययन के द्वारा इसकी जानकारी मिलती है। पहला ऑप्शन जो है ये भी आपका सही है ना, कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। रीज़न ये है कि बाल केंद्रित का सेंस यहाँ पर क्या है, सेंस ये है कि बाल केंद्रित, बाल को मतलब लेकर, बालक को लेकर चलना, ठीक है, उनको केंद्र में रख कर चलना। मतलब कहने के सेंस है, हमें सिखाना किसको, बच्चों को सिखाना है, बच्चों को परिवेश के बारे में जानकारी देना है। जब तक हमारा केंद्रण उनके प्रति नहीं रहेगा तो आस परिवेश की चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे। तो पर्यावरण अध्ययन जो चीज़ें होती हैं वो बाल केंद्रित होती हैं, मतलब परिवेश से संबंधित होती हैं, वो अपने व्यवहारिक रूप में चीज़ों को सीख पाते हैं। तो पहला दूसरा ऑप्शन आपका क्या है, सही है। तीसरा देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है ना। ये तो आपका तर्कहीन एकदम से इसका क्या हो जाता है, प्रश्न का उत्तर हो जाता है। चौथा देखा जाए तो पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। इसकी प्रकृति एकीकृत है क्योंकि ये पर्यावरण अध्ययन क्या है, व्यापक विषय है ना, इसकी प्रकृति क्या है, एकीकृत है। अब प्रश्न क्या है आपका, एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है, क्या नहीं है, सच नहीं है। तो केवल पर्यावरण अध्ययन की बात नहीं है, ठीक है, हर एक विषय की बात करते हैं कि कोई भी विषय जो होता है वो परिभाषाओं और वर्णनों पर बल नहीं देता है, ठीक है। अधिकतर जो भी विषय होते हैं वो अपने समझ को भी, मतलब ताकि लोग समझें चीज़ों को, लोगों की समझ बढ़े, है ना, आस परिवेश चीज़ों को समझें। तो इस विषय पर इसके आधार पर विषयों का निर्माण किया जाता है, कोई भी विषय हो। तो उसमें जो तीसरा पर्यावरण अध्ययन के लिए आया है कि वर्णनों और परिभाषाओं पर बल देता है, तो ये तर्क एकदम से गलत है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा, कि ये इसके संबंध में ये सच नहीं है, ठीक। उसके आगे देखते हैं, मतलब इसके पहले ये भी प्रश्न आपका समझ का ही था, उसको भी आप आराम से कर सकते थे कि एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है ना। एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। अब ये देखिए, अगर आपको मान लीजिए आप दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं कैसी चीज़ को प्रश्न का उत्तर करूँगा, मेरे करने का तरीका क्या होता है, मैं बस अपने आप को व्यवहारिक रूप में लाऊंगा। मान लीजिए मैं अगर शिक्षक हूँ और मैं क्रियाकलाप को कराने के बाद मान लो मैंने कक्षा में क्रियाकलाप कराया, उसके बाद मैंने प्रश्नों और चर्चाओं का भी संचालन कराया, ठीक है। तो मेरा इसके पीछे उद्देश्य क्या है, क्रियाकलापों प्रश्नों चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या है, मेरा क्या उद्देश्य है, मेरे इसके पीछे उद्देश्य क्या रहेगा। तो हमें देखना है, ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन, है ना। उसके बाद देखते हैं बच्चों को खोजने का अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चे में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना, है ना। जो क्रियाकलाप का जो मेनली जो इसका आंसर होगा कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल, सीधी सी बात है, क्रियाकलाप और चर्चाओं का संचालन करने का मतलब, प्रश्न करने का क्या मतलब होता है हमारा, ताकि हम बच्चों की प्रक्रिया, उनके कौशलों को जान पाए ना, कि उनकी कौशल किस प्रकार से काम कर रही है, उनका कौशल का स्तर क्या है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ए, है ना। उसके बाद बी में चलते हैं, बच्चों को खोजने का अवसर देना। बच्चों को खोजने का अवसर देने का मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी क्रियाकलाप कराते हैं, कोई भी चर्चा करते हैं, तो हम उनसे पूछेंगे, है ना, हर चीज़ें के बारे में। तो वो भी बच्चे जो है खोजेंगे चीज़ें को, अपनी नई नई चीज़ें बताएंगे, अपने विचार बताएंगे किसी भी विषय वस्तु के प्रति। इस सेंस में बी जो आंसर है ये भी आपका क्या होता है, सही होता है। सी है बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है कि बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। जब हम क्लास में कोई भी क्रियाकलाप कराते हैं, मतलब कोई भी प्रश्नों चर्चाओं का संचालन कराते हैं, प्रश्नों को पूछते हैं या उसका चर्चा करते हैं आपस में, तो उस सेंस में बच्चों की अभिव्यक्ति मिलती है, मतलब वो बोलने की उनके अंदर क्षमता होती है। आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को देखा होगा
जिनके अंदर बोलने की क्षमता सबके सामने नहीं होती है। लेकिन ये प्रश्न और चर्चाओं का जब हम संचालन करते हैं कक्षा में, तो उसका मेन कारण ये भी होता है कि बच्चों को उसकी अभिव्यक्ति का अवसर मिल जाता है, जिससे वो बोल पाता है, अपनी बातें रख पाता है। चौथा ये है बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। अब इसमें देखिए डी जो है देखा जाए तो ए बी सी आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? ए बी सी केवल आपका एक ही आंसर आपको मिल रहा है, ए बी सी, तो आपका तीसरा उत्तर सही हो जाएगा। अब चौथा क्यों नहीं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, है ना। चौथा क्यों नहीं? क्योंकि बच्चों में उनको सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। अब देखिए ये भी सही है, ऐसा नहीं कि इसमें सही नहीं हो सकता है कि क्योंकि हम जो क्रियाकलाप और चर्चा भी, प्रश्नों और चर्चा भी करते हैं, तो उसके पीछे हमारा ये भी एक लक्ष्य होता है क्योंकि गति क्या सीखने की, मतलब हम किस हद तक सफल हो पा रहे हैं। और उनमें विभेद का सेंस यहाँ पर नहीं है, विभेद का सेंस यहाँ पर इस सेंस में है कि हम लोगों उसमें डिवाइड कर सके कि बच्चे कौन कौन से बच्चे अच्छे सीख पा रहे हैं, कौन कौन से बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। तो उपयुक्त उत्तर है, लेकिन ऑप्शन में इसका मतलब कहने के सेंस है ए बी सी, केवल थर्ड में ही आ रहे सेंस में तीसरा आपका उत्तर सही हो रहा है। अगर ए बी सी डी होता तो क्या होता, हम इसको भी डी भी रख सकते थे, लेकिन ये बहुत ही कम उपयुक्त इसका उत्तर है क्योंकि प्रमुखता लक्ष्य हमारे ए बी सी होते हैं और सबसे उससे भी प्रमुख क्या होता है, सी होता है। ऐसे ही IAS PCS के क्वेश्चंस जो आपके होते हैं, इसमें आपको लगेगा कि दो के तीनों चारों के चारों आपके उत्तर क्या हैं, सही हैं, बस उसमें आपको उपयुक्त उत्तर ढूंढना रहता है। 71 क्वेश्चन देखते हैं कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यक्रमों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब 71 जो आपका प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करनी चाहिए। अब क्यों करनी चाहिए, है ना, ये भी आपके एक समझ का ही प्रश्न। आप समझिए चीज़ों को कि मान लीजिए कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तक तो दिया जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक भी हैं, उसके अंतर्गत और स्रोतों की मदद के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? इसके पीछे पीछे क्या क्या हमारे रीजन होने चाहिए, क्या क्या हमारे तर्क हैं? व्यवहारिक रूप से सोचें तो पहला है ए, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षा ही स्रोत नहीं है, ठीक है, क्या है, स्रोत नहीं है। बी है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। सी, या शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, है ना। तो इस सेंस में देखा जाए तो आपका पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक, मतलब कहने की सीधी सी बात है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए केवल उसके लिए पाठ्य पुस्तक केवल शिक्षा की जरूरी नहीं है, स्रोत नहीं है। इससे एक्स्ट्रा भी स्रोत है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कोई बच्चा व्यवहारिक रूप से परिवेश को देख पा रहा है तो चीज़ों को बड़े आसानी से सरलता से सीख पाएगा। इसलिए पाठ्य पुस्तक शिक्षकों के अलावा उसका ये भी जरूरी है। तो पहला आंसर आपका क्या हो रहा है, सही हो रहा है ना। बी देखा जाए तो दूसरा देखा जाए तो बी ऑप्शन आपका जो आ रहा है, यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। सीधी सी बात है कि यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए, मतलब जो भी पर्यावरण अध्ययन हम सीख रहे हैं वो समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का क्या करेगा, विकास करेगा, है ना। समुदाय के साथ साथ वो माता पिता की उपस्थिति का भी क्या करेगा, विकास करेगा। कहने के सेंस से दोनों प्रभावित होंगे, बच्चा भी प्रभावित होगा और आसपास परिवेश के जो भी लोग होंगे उससे भी क्या होंगे, प्रभावित होंगे। इसलिए अन्य स्रोत की ज़रूरत होगी। तो आपका ए बी दोनों क्या है, सही है, ठीक है। सी देखा जाए तो यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा, है ना। सीधी सी बात, ये तो बहुत उपयुक्त इसका उत्तर है कि यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। अब शिक्षक और पाठ्य पुस्तक के अलावा अगर बच्चे को सीखने का प्रयास करता है अलग से एक्स्ट्रा से, तो हम शिक्षकों की ये जानकारी मिलेगा कि बच्चे के अंदर कितनी स्किलिंग पावर है, कितना बेटर वो काम कर सकता है, या बच्चे की पृष्ठभूमि क्या है, क्या क्या वो उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, तो इस बेस पर वो काम कर पाएगा, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों के तीनों आपके क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। डी देखा जाए तो यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा, है ना। बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशल का विकास करेगा। देखा जाए तो ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन ए बी सी डी किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस सेंस में हम इसका उत्तर क्या लगाएंगे, ए बी सी, क्योंकि आपका डी वाला उत्तर थोड़ा कम उपयुक्त है, क्योंकि सौंदर्यगत की बात आई है, सौंदर्यगत। इस सेंस में ये
चीज़ों को डायरेक्टली सौंदर्यगत नहीं बढ़ाएगा। और साथ में ये तो है कि अगर इसको ABCD ऑप्शन होता तो हम D इसको रख लेते, क्योंकि ये मनोक्रियात्मक कौशल का क्या करेगा, विकास करेगा। सोचने की क्षमता, उसकी स्किल डेवलपमेंट को क्या करेगा, डेवलप करेगा, है ना। ये चीज़ है। सौंदर्यगत का सेंस यहाँ पर ये है कि जो भी मतलब उसके अंदर एक्यूरेसी है किसी बच्चे के अंदर, है ना, जो भी उसके अंदर पर्सनालिटी, उसमें क्या आ जाएगा, सुधार आएगा। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका ABC पहला ऑप्शन। 72 में चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के संकेतक नहीं होना चाहिए। मतलब अब ये बता रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब चारों में से 3 होंगे और एक नहीं होगा। सहभागिता, क्या है आपका उत्तर, सहभागिता। अब ये सीधी सी बात है कि किसी भी चीज़ को सफल बनाने के लिए सहभागिता काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखती है। सहभागिता तो ज़रूरी है, ठीक है, ठीक है। लेकिन हमें निगेटिव में उत्तर इसको क्या करना है, ढूंढना है। तो निगेटिव इसका उत्तर क्या होगा, ये देखना है। तो याद करना, प्रश्न पूछना तो बहुत ही ज़रूरी है ना। तीसरा, न्याय और समानता के प्रति सरोकार। न्याय समानता तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सहभागिता, प्रश्न पूछना, न्याय और समानता के प्रति सरोकार, ये आपके मोस्ट एप्रोप्रिएट उत्तर हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त उत्तर हैं। तो आपके 3 तो 1, 3, 4 तो नहीं होंगे, बच क्या रहा, दूसरा याद करना, है ना। अब कोई भी चीज़ रटने वाली, याद करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं। हर एक विषय वस्तु जो होती है एक समझ की होती है। आप उसको समझने की कोशिश करिए। इतिहास, भूगोल, कोई भी विषय हो उसको आप समझिए, ठीक है। तो हर चीज़ समझ की होती है। तो सीधी सी बात है, इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा कि याद करने वाली इसके संकेतक नहीं है। मतलब इसका जो संकेतक जो होगा, पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए, वो याद करना नहीं होगा, दूसरा, है ना। 73 में आते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है। देखिए लगातार समझ के प्रश्न आप कह रहे हैं। 72, 73, 71, इसके पहले 71, 70 सभी क्या थे, समझ के प्रश्न थे। अब इसमें एक शब्द आपको पकड़ना है, स्व आकलन, है ना। क्या है, स्व आकलन। ये स्व आकलन क्या है ना। तो फिर प्रश्न पढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने का आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। मतलब जो भी शिक्षक है उसके द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन का अवसर देना चाहिए। मतलब आकलन का सेंस ये है कि वो खुद को आके खुद को समझे कि उसने कितना काम किया किसी विषय वस्तु के प्रति, है ना। स्व आकलन का सेंस ये है कि खुद का आकलन करना, स्वयं का आकलन करना, किसी विषय वस्तु के प्रति खुद के मानदंड निर्धारित करना कि मैं कितना उसके मानदंड, मैं कितना सफल हो पाऊंगा, कितना सफल नहीं हो पाऊंगा। तो वह स्व आकलन के दायरे पर आता है। तो स्व आकलन का सीधे से मतलब है सीखने के समान आकलन। क्या होता है, जो सीखने का समान आकलन होता है वो किस में आ जाएगा, स्व आकलन में आ जाएगा, ठीक। तो सीखने के समान आकलन से जिसमें शिक्षक द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन हेतु समान अवसर को क्या करता है, उपलब्ध कराना अच्छा समझता है, ठीक है। मतलब वो उपलब्ध कराता है ऐसा परिवेश ताकि बच्चों को स्वयं को आंक सके। तो इस सेंस में देखा जाए तो ये काफ़ी प्रश्न समझ का प्रश्न है। तो पहला का आंसर आपका क्या होगा, सीखने के समान आकलन। क्लियर। तो ये बहुत ही अच्छा है, सीखने के समान आकलन, मतलब सभी को समान अवसर दिया जाएगा उसमें जो है। अब इसमें देखिए सीखने का आकलन भी है, सीखने के लिए आकलन भी है ना। तो आपको तीनों उत्तर आपको सही लग रहे होंगे, है ना। तो इस सेंस में देखा जाए स्व आकलन का सेंस है कि शिक्षक जो होता है सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करता है। जिस सेंस में सभी बच्चे अपना स्व आकलन करते हैं, अपने आप को आंकते हैं कि वो कितना उसका मानसिक स्तर है, कितना उसके अंदर स्तर है, कितना स्किल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सीखने के समान आकलन। ये प्रश्न काफ़ी अच्छा है। तो चीज़ें को आपको दोनों तरीके से समझना पड़ेगा। फिर आते हैं 74। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। ये फिर से एक समझ का प्रश्न है ना। तो ये समझ के प्रश्न आ रहे हैं। एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, आखिर उसे बच्चों के समूह बनाने क्यों ज़रूरत है। मेन की पॉइंट क्या है इसका कि शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बना रहा है ना। मतलब इसमें मेन जो प्रश्न इसका जो मेन दो इसके मेन लाइन है। पहला, खाना किस प्रकार से खराब होता है, इस पर शिक्षक और उसके बच्चे क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, समूह बनाकर।
शिक्षक इसके पीछे लॉजिक क्या है कि वो समूह क्यों बना रहा है, ठीक है, क्यों बना रहा है। पहला, यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। ये सीधी सी बात है, सहपाठी अधिगम है कि जब हम किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं और साथ मिलकर करते हैं तो क्या होता है, वह सहपाठी अधिगम कहलाता है। दूसरा, यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। जब सहपाठी अधिगम होगा, ठीक है, तो जब साथ साथ होंगे तो सीधी सी बात है वो सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया मतलब जो भी हमारा समूह बन रहा है, जो हमारा एक दूसरे के प्रति प्रभाव है, उसका क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा क्या उसमें होता है, सुधार, है ना। तो आपस में सुधार होगा तो ये बच्चों की जो सामाजिक अंतःक्रिया उसमें क्या करता है, सुधार करता है। तो ए बी दोनों ऑप्शन क्या है आपके, सही है। ए भी सही है आपका, बी भी आपका सही है, ठीक। तो इस सेंस में देखा जाए तो आपका देखा जाए सी, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है। समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है ना। अब देखिए सी वाला, सी उत्तर भी आपका बहुत ज़्यादा उपयुक्त उत्तर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हम इसको उपयुक्त कह सकते हैं, ठीक है। डी देखा जाए तो कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है, ठीक है। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक अधिगम केवल अनुशासन को बनाए रखने के लिए जरूरी नहीं है, वो कई चीज़ों के लिए ज़रूरी है। तो डी तो आपका इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है। सी का कुछ तर्क है लेकिन वो भी इससे बाहर निकल रहा है। रीज़न ये है इसका बाहर निकलने का, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो प्रश्न पूछा गया है उसमें यही पूछा गया है कि शिक्षक समूह क्यों बना रहा है। समूह को लेकर भी चलेंगे, है ना, समूह को लेकर चलेंगे और साथ में मिलकर हम किसी विषय वस्तु पर काम कर रहे हैं। तो इस सेंस में इसके दो उत्तर आपके प्रमुख उपयुक्त आंसर बैठ रहे हैं, ए और बी। मतलब यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है और दूसरा यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। तो ए और देखा जाए ए और आपका बी, है ना, ए और बी तो आपके एकदम से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हैं। तो इसमें देखा जाए तो और आपके उत्तर इससे ज़्यादा उपयुक्त नहीं मिल रहे हैं। बाकी और एक ऑप्शन आपको मिल रहा है सी, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा उपयुक्त नहीं है, लेकिन हमें सबसे बड़ी बात ये होती है हमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होते हैं उन्हीं को एग्जाम में चुनने रहते हैं। तो इसका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ए और बी, ठीक है। ये चीज़ आपको दिमाग में हमेशा रखना है। जो समझ वाले प्रश्न होते हैं उसमें हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट उत्तर को लेकर चलना, ये भी एक समझ का क्या था, प्रश्न था। उसके बाद 75 प्रश्न में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। इनमें से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, मतलब उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है, ठीक है। अब ये भी आपका समझ वाला ही प्रश्न है, लगातार आपके समझ वाले प्रश्न आ रहे हैं। पहला, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ठीक है। दूसरा है बच्चों को क्या है, स्वयं अपने हाथ से कार्य और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। बच्चों को पाठ्यपुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, है ना। तो देखा जाए इसमें आपको नहीं है, मतलब नहीं है, परिवेशीय मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना। एकदम से ये तो होना ही चाहिए था, लेकिन नहीं का उत्तर है, तो इसके सेंस में पहला उत्तर आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए जो आपका परिवेशीय मुद्दे जो हैं, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना। ये भी है कि बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने और खोजने के क्रियाकलापों से जोड़ना, ये भी इसका क्या है, आपका उपयुक्त उत्तर है। तीसरा, बच्चों को पाठ पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सब देखिए जो तर्कहीन, चारों में से जो ऑप्शन आपको बहुत तर्कहीन लग रहा है, मतलब जो रटने वाली प्रक्रिया, याद करना, रटना, परिभाषा, केवल इस पर फोकस करें, उत्तर आपका गलत होगा, मतलब ये नहीं की श्रेणी में आएगा। तो केवल तीसरा आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखा जाए तो इसमें पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है कि ये परिवेशीय मुद्दों को जागरूक करता है, मतलब आसपास की चीज़ों के प्रति जागरूकता में प्रदान करता है, जिससे हम चीज़ों को समझते हैं, परिवेश को। दूसरा है बच्चों को क्या करता है, जो भी उसके व्यवहारिक चीज़ होते हैं, हाथ से कार्य करने खोजने के मतलब जो उसके दिमाग में चीज़ें होती हैं, जो क्रियाकलाप की चीज़ें होती हैं, उनसे क्या करता है, जोड़ता है। ये भी इसके उद्देश्य हैं। चौथा क्या है, बच्चों की जिज्ञासा। सीधी सी बात है कि अगर किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करेंगे तो हमेशा वो जिज्ञासा और सृजनात्मकता का क्या करेगा, पोषण करेगा, मतलब उसका निर्माण करेगा। जिसमें तीसरा तर्कहीन उत्तर होने के कारण या पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है, तीसरा आपका उत्तर क्या हो जाएगा,
इसका उत्तर मतलब तीसरा ही होगा, लेकिन पर्यावरण अध्ययन का जो उद्देश्य नहीं वो क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक, उसमें 76 देखते हैं। फिर यह आपका एक समझ का ही प्रश्न है। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है, तो इसमें देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा से संकेतक या संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है ना। तो पर्यावरण अध्ययन में अक्सर चित्र को पढ़ाया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण क्रियाकलाप माना जाता है। उसमें चित्र बनाते हैं, फिगर आउट करते हैं, उसको मतलब क्या कराते हैं, उसको पढ़ाया जाता है, उसको समझाया जाता है कि आप किसमें इस चित्र के प्रति आपकी क्या समझ है। तो इसके पीछे बच्चों जो भी संकेतक होते, कौन कौन से संकेतक होते हैं बच्चों में आकलन, मतलब वो बच्चे किन किन संकेतक को लेकर चलता है। पहला अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। अब किसी भी चीज़ को आप ध्यान से देखेंगे, उसके बारे में रीड करेंगे, चित्र को देखेंगे, तो उसका सीधी सी बात है अवलोकन अभिलेखन तो करेंगे ही करेंगे, वो सीधी सी बात है। किसी भी चित्र को आप ध्यान से देखेंगे, उसके विषय वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब आप उसका अवलोकन कर रहे हैं और उसका अभिलेखन भी करेंगे। दूसरा अभिव्यक्ति, जो भी अवलोकन करेंगे अब उसके बारे में बोलेंगे, उसका वर्णन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। सी उसका विश्लेषण करना। अब विश्लेषण तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्लेषण मतलब क्या है कि अवलोकन का मतलब ही होता है उसका विश्लेषण करना, मतलब अवलोकन का मतलब ध्यानपूर्वक इस चीज़ को देखना है ना, उसमें पक्ष विपक्ष के बारे में बात करना, या उसमें चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें हैं, है ना। फिर उसका एट द लास्ट उसका क्या करना, विश्लेषण करना, है ना। तो ABC आपके एकदम से क्या है, उसके राइट आंसर है। प्रयोग करना, प्रयोग करने का सेंस क्या है कि प्रयोग करना, जब आप चित्र ही देख रहे हैं उसमें प्रयोग करने की क्या है ज़रूरत है। तो इस सेंस में देखा जाए तो ABC मान लेते प्रयोग करना आपका उत्तर है एट द लास्ट, मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं एकदम से, मतलब उपयुक्त उत्तर में से नहीं है प्रयोग करना। तो प्रयोग करना पहली बात देखा जाए तो आप मान लीजिए किस तरह उसका प्रयोग भी करते हैं। अब प्रयोग जो है चित्र को देख के आप कैसे कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे, है ना, क्योंकि आप चित्र खुदे देख रहे हो, उसमें खुदे आपको अवलोकन और अभिलेखन करना है। ठीक, तो इस सेंस में आपका प्रयोग करना आपका क्या हो जाएगा, उत्तर वहाँ पर गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति और विश्लेषण, मतलब आपका उत्तर जो हो जाएगा ABC। आप अपने दिमाग से ही समझिए कि आप किसी चित्र को देखेंगे, उसके बारे में आपसे कुछ कहेंगे कि आपके पीछे उसका क्या क्या संकेतक होने चाहिए, क्या क्या आपके तर्क होने चाहिए, तो आप उसका अवलोकन करेंगे, अभिलेखन करेंगे, फिर उसकी अभिव्यक्ति करेंगे, उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, है ना। उसके बाद 77 रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है, अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास या लिखित प्रश्न, है ना। तो इसके बाद देखा जाए तो आपका इसका जो है रेटिंग स्केल का यूज क्यों किया जाता है, अवलोकन के सेंस में किया जाता है, सीधी सी बात है। अवलोकन किस बात की जाती है ना। तो रेटिंग स्केल में क्या होता है कि जो भी समस्या से संबंधित, जो भी हमें मान लीजिए किसी चीज़ का हमें अवलोकन करना है, किसी चीज़ के बारे में हमें किसी चीज़ के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, तो रेटिंग स्केल हम उसका यूज करेंगे। और रेटिंग स्केल का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जो भी समस्या होती हैं उसके संबंध में जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं, जो भी प्रश्न लगता है कि उस समस्या से संबंधित प्रश्न ये हो सकते हैं, तो उनके प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, और उनके प्रश्न बनाए जाने के बाद हम उनके सामने ये बताते हैं कि जो भी है इसमें वो चीज़ उपस्थित है इस समस्या में, कि वो चीज़ उपस्थित नहीं है, मतलब हाँ या ना में हम उसका क्या करेंगे, उत्तर देंगे। तो हम उसका क्या करेंगे, अवलोकन करते हैं, मतलब उसका यस या नो में उसका क्या करते हैं, बताते हैं चीज़ों को। तो इस सेंस में देखा जाए तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका, अवलोकन। तो रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग किया जाता है, अवलोकन। फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि रेटिंग स्केल के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी समस्या के संबंध में कोई भी आवश्यक मतलब कोई भी समस्या से संबंधित जो भी प्रश्न हमें लगता है कि प्रश्न इंपॉर्टेंट होने चाहिए समस्या से संबंधित, तो उसका हम लोग क्या करते हैं, एक ब्यौरा तैयार करते हैं और उसके सामने हम उसका यस या नो में उत्तर या उपस्थिति अनुपस्थिति के रूप में उसका मतलब अंकन करते हैं, उसको लिखते हैं और उसके बारे में बताते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 77 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो इस सेंस में देखा जाए अगला प्रश्न चलते हैं कि झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कुछ प्रश्न हमेशा रिपीट होते हैं, तो ये झूम खेती हमेशा अक्सर प्रश्न पूछा जाता है अधिकतर एग्ज़ाम में, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है और सिविल सर्विस का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो झूम खेती के बारे में आपको ढंग से समझना पड़ेगा कि झूम खेती होती क्या है।
झूम खेती का मतलब क्या है? झूम खेती एक प्रकार की आदिम प्रकार की किसी है, मतलब आदि मानव, मतलब या आप ये कह सकते हैं कि आदिम मतलब जो जनजाति होती हैं, जो आदिवासी लोग होते हैं, उनके द्वारा मुख्यतः क्या की जाती है? झूम खेती की जाती है। क्या की जाती है? झूम खेती। झूम खेती में होता क्या है ये जान लीजिए। इसमें क्या होता है कि वृक्षों तथा वनस्पतियों को काटा जाता है, उन्हें फिर जला दिया जाता है। मतलब वृक्ष वनस्पति जो भी होती है उनको काट देते हैं, उसको जला देते हैं। जलाने के बाद क्या करते हैं कि कुछ वर्षों तक क्या है उसमें, जब तक उसमें लगता है कि इसमें फसल बोते रहना चाहिए, मतलब बो सकते हैं, तब तक उसमें बोते हैं। अब बोने के बाद क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं उन लोग क्या करते हैं, कुछ वर्षों के लिए क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। जब उसमें फिर पेड़ पौधे उग जाते हैं, फिर उसको काटते हैं, फिर उसमें खेती करते हैं, फिर उसको कुछ वर्षों के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस सेंस में देखा जाए, जो आपका इसका उत्तर होना चाहिए, है ना, तो इसका उत्तर आपका क्या होना चाहिए, आपका ए, कि एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपका मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए। ठीक है, एक बांस या खरपतवार उग जाता तो बांस खरपतवार से कोई मतलब नहीं है। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ये भी इसका कोई लॉजिक नहीं है कि इसको जलाने के बाद हम राख को खाद की तरह यूज करते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये भी एकदम गलत है। उसके बाद जब इस ज़मीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। जोतने का कोई सेंस नहीं, गहरा जोता जाता है कि कम जोता जाता है। इसका मेन उत्तर ये है ए, कि एक फसल प्राप्त करने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, ए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ये भी आपको प्रश्न समझ का प्रश्न था, लेकिन कुछ फैक्ट भी था उसमें। किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत की सामान भी इकट्ठा रखते हैं। वह स्वयं अब पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं और तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? अब इसमें 2 मंजिले घर हैं। ठीक है, पहले मंजिलों में क्या करते हैं, लोग रहते हैं। ठीक है, और नीचे वाली मंजिल जो होती है उसमें जानवर तथा आवश्यक वाली चीज़ों को रखा जाता है। इसका मतलब ये है। और यहाँ पर जो घर की छतें होती है वो क्या होती है, समतल होती हैं। और पेड़ों के, और जो भी छत वगैरह बनाई जाती है पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। तो सीधी सी बात है, ये आवास का प्रश्न है। इसमें जो है इसका उत्तर ये जम्मू कश्मीर के लेह पर पाया जाता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का जो लेह क्षेत्र है उसमें इस तरह की चीज़ें, इस तरह के आपके मिट्टी, आपके जो घर होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इस सेंस में उसका उत्तर क्या होगा, जम्मू और कश्मीर, लेह, है ना, मुख्यतः लेह। अगर लेह आता है, जम्मू कश्मीर के 4 जगहों का नाम दिए तो उसमें मोर अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, लेह होगा। ठीक है, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग। अब ये देखिए, ये डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है कि रात्रिचर जंतु किसी भी वस्तु को किस रंग में देखते हैं। ठीक है, आमतौर पर सीधी सी बात, इसका उत्तर क्या है, काला और सफ़ेद है। इसमें कोई लॉजिक की बातें नहीं है कि जो रात्रिचर जंतु होते हैं उनको जो चीज़ें दिखाई देती हैं वाइट और ब्लैक में दिखाई देती हैं, है ना, कलरलेस होती हैं। तो इसका उत्तर आपका क्या होगा, काला और सफ़ेद। ठीक है, तो तीसरा आपका उत्तर सही है। चीज़ आप याद रखिएगा, ये भी प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो जो रिपीटेड प्रश्न है उनका आपको दिमाग में होना चाहिए, जैसे झूम खेती हो गया और ये आपका रात्रिचर जंतु वाला जो अभी आया कॉन्सेप्ट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी किसानों का मित्र, ये भी हमेशा रिपीट होता है प्रश्न। केचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्यों भाई, क्यों माना जाता है, इसके पीछे रीज़न क्या है ना। क्योंकि अब ये देखिए ना, इसके पीछे तर्क क्या है। अब ये भी व्यवहारिक प्रश्न है, आप चीज़ों को समझिए कि किसी को हम मित्र क्यों कहते हैं, या हम यही समझ रहे हैं ना कि हम किसी को मित्र क्यों कहते हैं, किसी को दुश्मन क्यों कहते हैं। केचुआ किसान का मित्र क्यों कहा जाता है, तो जब कोई ना कोई प्रॉफिट दे रहा होगा तभी तो वो मित्र है किसान का, नहीं तो वो दुश्मन हो जाएगा, है ना। तो ये जो होता है, केचुए मृत पत्तियों पौधों को खाते हैं, क्या इनके मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है ना। तो इसमें देखा जाए, जो आपके केचुआ जो होता है मृत पत्तियों पौधों खाते हैं, सीधी सी बात है। इनके मल से ज़मीन की मल से क्या बनती है, उपजाऊ बनती है। ये तो हम बचपन से ही जानते होंगे। तो इसका पहला ए जो होगा ऑप्शन जो क्या हो जाएगा आपका जो पहला ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा, है ना, आई मीन ए।
उसके बाद केचुआ खरपतवार खाते हैं, ये एकदम से गलत है। खरपतवार वो नहीं खाता है केचुआ, ठीक है। खरपतवार नहीं खाते जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। अगर खरपतवार खाते होते तो हमें पेस्टिसाइड्स वगैरह क्यों ज़रूरत पड़े, है ना। और उसके बाद सी है, केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है। ये भी आप जानते हैं कि केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं। आप लोगों ने बचपन में शायद कांटेक्ट में रहे होंगे, है ना। मैंने तो उनको बहुत करीब से देखा है। तो केचुए ज़मीन में छेद बनाते हैं जिससे ज़मीन पोली हो जाती है, क्योंकि आप देखेंगे केचुए को तो वो ज़मीन में क्या बनाते हैं, छेद बनाते हैं, है ना। इससे ज़मीन अक्सर देखो जहाँ केचुआ पाए जाएंगे वहाँ आसपास की ज़मीन में क्या होगा, छिद्र होगा, है ना, मिट्टी आप देखे होंगे। डी, जो केचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से ज़मीन को आसानी से हवा पानी मिल जाता है। अब वो तो अपने लिए बनाते हैं, ठीक है, कोई मित्रता वस्तु करते नहीं कि बहुत परम मित्र हैं किसान, है ना, लेकिन वो अपना काम करते करते दूसरों को भी फायदा दे जाता है। केचुआ जैसे छेद बनाता है ज़मीन पर, तो उसमें से क्या होता है, जो ज़मीन की मिट्टी होती है उसमें हवा पानी अंदर की ओर क्या होता है, प्रवेश कर जाता है, जिसमें मिट्टी उपजाऊ होती है और फसल क्या होती है, बहुत अच्छे से उसकी पैदावार होती है। तो इस सेंस में इसका उत्तर क्या है, ए सी डी। तो ए सी डी आपको कहाँ मिल रहे हैं, ऑप्शन 2 में, है ना। आपका 2 तो एकदम से तर्कहीन उत्तर है, तो इस सेंस में आपका वो सेकंड वाला आंसर नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आदिवासी हजारों साल, देखिए वो भी प्रश्न क्या था आपका, समझ का ही प्रश्न है, बहुत ही सरल था। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज़ें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए, है ना। अब ये भी प्रश्न हमेशा रिपीट होता है कि कांसा का निर्माण, इसका इनडायरेक्टली तर्क क्या है कि कांसा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है ना। तो ये अक्सर ये एग्जाम में रिपीट होने वाला क्या है, उत्तर है। तो सीधी सी बात है, हमेशा याद रखिएगा कि कांसा का निर्माण जो होता है तांबा, कापर और टिन के मिश्रण से, तांबा को कापर भी बोलते हैं और तांबा भी बोलते हैं। ये कांसा जो होता है कापर और टिन का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। प्रश्न हमेशा रिपीट होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, है ना। कहानी टाइप तो आपको प्रश्न बना रहा है, लेकिन इसका तर्क क्या है, मेन इसका उद्देश्य क्या है कि कांसे मतलब कांसा किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, तो कापर और टिन का मिश्रण है, TN, है ना। CU कापर, तांबा को ही कापर बोलते हैं। तीसरा आपका उत्तर सही है। 83 नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। अब इसमें टैपियोका जो है देखा जाए तो ये केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है। कहाँ का भोजन है, केरल क्षेत्र का प्रिय भोजन है। क्यों, क्योंकि टैपियोका जो होता है केरल बहुत ही प्राचीन समय से ही उसका ये कल्चर के रूप में फूड यूज किया जाता है, और वहाँ पर इसको बहुत ही अधिकांश लोग अच्छे तरीके से मतलब इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे हमारे यहाँ चावल रोटी, है ना, ये हमारा भोजन है, सब्जी दाल, उसी प्रकार केरल में टैपियोका का यूज करते हैं भोजन के रूप में। और टैपियोका का यूज, साबूदाना आप लोगों ने खाया होगा, तो साबूदाना के निर्माण में टैपियोका के जड़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो साबूदाना का निर्माण, इसके आपको 2 उत्तर आपको मिल रहे हैं कि टैपियोका का प्रयोग, उसकी जड़ों का प्रयोग साबूदाना के निर्माण में भी किया जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, केरल, ओके। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। अब ये तो आप इतना तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि पूर्णिमा को कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं। अमावस्या, पूर्णिमा आप जानते ही होंगे। तो पूर्णिमा को आपके कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, दिवाली, है ना। और दिवाली के साथ साथ आपके क्या हो जाएंगे, आपका हो जाएगा, नहीं सॉरी दिवाली नहीं, आपका क्या हो जाएगा, पूर्णिमा की बात हो रही है ना, अमावस्या की बात नहीं हो रही है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस। तो अमावस्या के दिन क्या होता है, आपका दिवाली का सेंस होता है ना। अगर हम पूर्णिमा की बात करें तो पूर्णिमा के दिन जो होता है उसमें जो है आपका होली, रक्षाबंधन और आपका कौन सा त्यौहार बचता है, गुरु नानक जन्म दिवस उस दिन मनाया जाता है। क्लियर। तो इस सेंस में देखा जाए तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, अमावस्या के दिन आपका दिवाली त्यौहार मनाया जाता है। और भी त्यौहार है ना। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है। अब ये भी आपका बहुत ही सरल प्रश्न है। अगर आपको मैप के बारे में जानकारी नहीं है तो फिर ठीक नहीं है, क्योंकि मैप की जानकारी सभी को होना चाहिए, है ना। अपने देश की कम से कम जानकारी होनी चाहिए हम लोगों की, कहाँ राज्य है कहाँ पर राज्य नहीं है। तो देखा जाए तो आपका जो है
कि अरब सागर किस क्षेत्र पर है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र पर स्थित है ना। बंगाल की खाड़ी क्या है, पूर्वी क्षेत्र पर स्थित है। तो पश्चिमी जो दिशा है या पश्चिमी क्षेत्र है उस पर कौन कौन से आपके राज्य एग्जिस्ट करते हैं, मतलब व्याप्त हैं। तो आपका सीधी सी बात है, गुजरात तो आपको याद ही होगा, है ना, कि गुजरात पश्चिमी क्षेत्र पर है। तो सीधी सी बात है, आपको गुजरात जहाँ दिखे वहाँ पर आराम से आप टिक लगाइए। तो आपका चौथा आंसर क्या है आपका सही है कि पश्चिमी क्षेत्र में क्या गुजरात है। आपको इतना तो पता होगा। अब केरल भी है, कर्नाटक भी है। तो अगर आपको कर्नाटक केरल नहीं याद है तो आपको गुजरात याद है, तो आप इस बेस पर इसका उत्तर लगा सकते थे। मतलब ये भी एक आपकी एक बेहतर समझ बना सकती थी, आपको थोड़ी जानकारी होती तो। अब यहाँ पर हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। अब ये भी काफ़ी आपका मैप से आधारित है, ये काफ़ी सरल प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि आपका झारखंड कहाँ स्थित है, झारखंड जो है बिहार के दक्षिण में है। बिहार का मैप आप देखे होंगे, बिहार के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश के पूर्व दिशा में उपस्थित है, मतलब जो मध्य प्रदेश उसके पूर्व दिशा में है और बिहार के दक्षिण में, और उड़ीसा क्या है उत्तर में है, ठीक है। तो झारखंड कहाँ स्थित है, एक आपको सीधे सीधे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है कि झारखंड जो है उड़ीसा के उत्तर में है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उड़ीसा के उत्तर में है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन आपके मैथ से डायरेक्ट आ रहे हैं और सरल क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 87 निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। अब पेट्रोल से क्या नहीं प्राप्त होता ये आपको देखना है। कोयला प्राप्त होता है, डीजल प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, क्योंकि पेट्रोलियम में केवल पेट्रोल ही नहीं आता, उसमें डीजल आता है, केरोसिन आता है, उसमें कोयला आता है ना, उसमें ग्रीस आता है, मोबियल आता है, ये सब चीज़ें उसमें आती हैं। लेकिन मोम क्या होता है, मोम थोड़ी ना पाया जाता है। मोम क्या है, मोम आपका क्या होता है कि जो भी आपका ये एक प्रकार का आपका द्रव, ये आपका मोम जो होता है ये एक अर्ध मतलब सेमी लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है, इस सेंस में देखा जाए तो अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम जो होता है इसको हम अपरिष्कृत तेल भी कहते हैं। एक काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। अब इसके द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त होता है, हमें वैसलीन है, प्राकृतिक गैस है, डीजल है, पेट्रोल है, केरोसिन है ना, ये सब प्राप्त होते हैं। तारकोल है, ग्रीस है ना, ये चीज़ें। तो इस सेंस में इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपका 87 का आपका जो उत्तर हो जाएगा आपका फर्स्ट, मोम डायरेक्टली से प्राप्त नहीं होता है ना, ठीक। 88 में आते हैं। कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 से, अभी ये आपका क्या है का डिस्टेंस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको ये याद होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो इस सेंस में इसका आपको लगाना पड़ेगा। पहले आपको टाइम निकाल लेना है। 9:45 बजे से मडगांव से चली तो अगले दिन की बात कर रहा, 7:15 पर नगर कोइल पर पहुंची, ठीक है। 9:45 मतलब 24 घंटे का पूरा दिन होता है, तो 24 घंटे में 9:45 आप घटा दीजिए और फिर 7:15 फिर जोड़ लीजिए। जितना भी आपका समय आ रहा है तो आपका समय कितना आ रहा होगा, आपका समथिंग आपका जो समय आ रहा होगा 21.5 घंटे। कितने आएंगे आपके 21.5 घंटे। मैंने इसको सॉल्व किया है, आप भी साफ कर लीजिएगा। 21.5 घंटे आपका समय आ रहा है। अब कुल समय कितना, कुल दूरी कितना बता रहा है 1140 किलोमीटर, ठीक है। अब किलोमीटर पर आवर मतलब ये किलोमीटर में ये भी है और घंटे में ये भी है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी आपका क्या है 1140 है कुल दूरी, और समय आपका 21.5 घंटे। तो इस सेंस में अगर हम 1140 में 21.5 घंटे का भाग देंगे तो 53.02 अप्रॉक्सीमेटली 53.02 आएगा। इस सेंस में देखा जाए तो इसका उत्तर क्या होगा, इस सेंस में आपका इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पहला आंसर आपका ये हो जाएगा। मतलब 88 का जो आंसर क्या होगा आपका पहला आंसर होगा, ठीक है। इसका आपको मतलब चाल बराबर कुल मतलब चाल औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक, ये चीज़ आपको कर लेना है। उसके बाद हमारे देश के जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए ज़मीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रा में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की है। टिन क्या है, अब इसमें पूछ रहा टिन क्या है, टिन है क्या। अभी वो वाला टिन नहीं है जो अभी आप देख रहे थे, ठीक है, कि आपका कांसा का निर्माण जो हो रहा है उसमें कापर और टिन से हो रहा है ना, तो वो वाला टिन नहीं है। ये टिन आपका क्या है,
टिन आपका जो है यह भूमि का एक प्रकार का, ये क्या है, एक प्रकार का मापने की इकाई होती है। टिन एक मापने की क्या होती है, इकाई होती है, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, माप किया जाता है, मापन किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, मिज़ोरम में। आपका एक स्टेट है मिज़ोरम, कौन सा स्टेट है, मिज़ोरम। तो मिज़ोरम में इसके द्वारा मापने का काम किया जा रहा है। ये 1 टिन बराबर 1 एकड़, इसका जो वैल्यू होती है 1 टिन बराबर क्या होती है, 1 एकड़ होती है। ठीक है, इस सेंस में देखा जाए यह भूमि मिजोरम राज्य में जंगल के रहने वाले लोगों को खेती के लिए ग्राम सभा द्वारा आवंटित की जाती है। मतलब एक प्रकार का ये ग्राम एक भूमि का टुकड़ा है, 1 एकड़ के बराबर, 1 टिन बराबर। तो इस सेंस में यह भूमि मापने की एक क्या है, इकाई है। और इसका उत्तर होगा, यह होगा वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। मतलब 1 टिन खेती में 1 टिन बीज बोता है, इसका उत्तर ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। दूसरा, वह भूमि जिसमें कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। बीज कैसे उत्पन्न करेगा, दूसरा तो आपका एकदम से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। या भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है ना। ये भी एक अप्रोप्राइएट हो सकता है आंसर, ठीक है। लेकिन जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से, इसमें अभिकल्पना विशेष रूप वर्ड दिए गए हैं, ठीक है, जंगलों के किसानों के लिए। अब जरूरी नहीं कि सब जंगलों के किसाने हों, है ना। तो सेंस में ये भी उत्तर आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। वह भूमि जिसकी भी, अब ये भूमि इसका डायरेक्ट वैल्यू दी गई है, तो ये भी क्या है आपका गलत हो जाएगा। तो इसका आपका उत्तर क्या हो रहा है, टिन क्या है, वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। या टिन एक प्रकार का एक इकाई है, भूमि मापन की स्थानीय मानक इकाई है, जो कहाँ पर प्रचलित है, मिजोरम में प्रचलित है। और 1 टिन जो है एकड़ के समकक्ष होती है। क्लियर है, अब बात समझ में आई होगी। तो पहले इसका आंसर आपका क्या है, सही है। क्लियर। अब ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये भी आपका समझ है, समझ के बेस पर क्वेश्चन है। तो इसमें देखा गया जो मैंने आंसर इसका निकाला था वो दक्षिण पूर्व, इसका उत्तर क्या होगा, दक्षिण पूर्व। अब इसमें करना क्या है आपको, इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो पहले आप मैप बना लीजिए। इसमें नॉर्थ, नीचे क्या होगा साउथ, मतलब सबसे ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। हमारे दाएं हाथ में हमेशा क्या होगा आपका, पूर्व होगा, क्या होगा, पूर्व। हमारे बाएं हाथ में हमेशा क्या होगा आपका, पश्चिम होगा। अब इसको क्या करना है, इसी बेस पर पहले डायरेक्शन वाले एक साइड में बना लेना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसके आधार पर आप जो भी उसका मेन व्यू है, जहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है वहाँ से स्टार्ट करिए आप। जैसे इसमें क्या है, इसमें ये दिया गया ना कि आप यक्ष पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क ही नहीं है। आप पहले ए पर जाते हैं, यक्ष के ठीक उत्तर में मतलब ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पर यक्ष हूँ, मैं अपने उत्तर में जा रहा हूँ, यक्ष के ठीक उत्तर मतलब यहाँ सीधे ठीक उत्तर 30 मीटर, है ना। हम कहाँ पहुँचे हैं, ए पर। अब ऐसे आपको मैपिंग बनाना है, इसी बेस पर आपको करना है। तो इसका उत्तर आपके क्या होगा, दक्षिण पूर्व। अब देखिए आज ये डिस्कस करने के पीछे मेरा तर्क क्या है, मैं आज ये डिस्कस क्यों कर रहा हूँ, रीज़न ये है क्योंकि सीटेट के प्रश्न टेट के ही प्रश्न से भी सरल आते हैं मेरे हिसाब से। रीज़न ये है कि अगर आपके अंदर समझ है तो आप प्रश्नों को मिनिमम 20 क्वेश्चंस जो आपके कंसेप्चुअल आते हैं, जिसमें आपको इन्वायरमेंट की किताब रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको केवल समझने की ज़रूरत है, या आस परिवेश की चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगर उसको समझ रहे हैं तो आप 20+ क्वेश्चन बड़ी सरलता और सहजता से कर सकते हैं। अब कुछ उसमें जो 4 से 5 प्रश्न होते हैं उसमें दोनों का समावेशन है, किसमें आपके फैक्चुअल भी हैं, आपके समझ भी ज़रूरत है, और उसमें आपके फैक्ट भी ज़रूरत है ना। जैसे ये गुजरात वाला जो प्रश्न आया था, गुजरात वाले में क्या है कि पूछा था मतलब कि आपका अरब सागर की तरफ कौन से स्थित है। तो सेंस में आपने देखा था कि गुजरात ऑप्शन आपको मिल गया, बाकी दोनों वो भी ऑप्शन थे, किसी में गुजरात ऑप्शन था ही नहीं। सेंस में उत्तर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो विश्लेषण तो मैं कई प्रश्न पत्रों का कर चुका हूँ, लेकिन अंततः मुझे यही समझ में आ रहा है, जो मेरा विश्लेषण कहता है कि आपको चीज़ों को क्या करना है, उसमें समझ बनानी है ना, समझ में बनानी है। फैक्चुअल चीज़ें नहीं रटनी है, मतलब फैक्ट बहुत ज़्यादा तथ्य आपको याद नहीं रखने हैं। और आपके कुछ महत्वपूर्ण जो आपके चैप्टर्स है, जैसे पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र, जो भी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य हैं, उसकी क्या क्या सीमाएं हैं, कितने में निर्धारण किया गया, उसके थीम क्या क्या है, विषय क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं अब मेरा वीडियो आएगा डे बाई डे, इसमें हम चीज़ों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और विदाउट बोरिंग हम बड़े आसानी और सरलता से और सहजता से चीज़ों को क्या करेंगे,
कवर करेंगे, जो आपके नंबर को भी काफ़ी अच्छा स्कोर देगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट।